गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने बेसिक वेक्टर के बारे में और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ लिया। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और क्वेश्चन कहाँ से कैसे टफ बनाया जाएगा इसका भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पहले तो लॉ को अच्छे से समझ लेते हैं। लॉ क्या कहता है बच्चों? लॉ कहता है इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड या फिर प्रेजेंटेड बाई adjacent sides of parallelogram in both magnitude and direction, then resultant of both vector are represented by या फिर is represented by diagonal of parallelogram, represented by diagonal of parallelogram। in both magnitude and direction, ये हमारा पैरेललोग्राम लॉ है। तो इतने बड़े स्टेटमेंट से डरना नहीं है, लॉ बहुत ही सिंपल है। लॉ ये कहता है कि अगर मैं दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करूं, मतलब कि उन दोनों वेक्टर के टेल जुड़े हों आपस में, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ठीक है ना, बस लॉ इतना ही कह रहा है, बाकी ये सब आप अपने शब्दों में भी इससे अच्छा लिख सकते हैं। कंसेप्ट को समझना जरूरी है। तो आइए इसके डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं, फिर बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थोड़ा सा टफ वर्जन भी इसका आएगा। देखिए लॉ क्या कह रहा है बच्चों कि दो वेक्टर अगर है हमारा, ठीक है ना, दो वेक्टर है जो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो ध्यान देने वाली बात है, इनका टेल जुड़ा होना चाहिए। जो मैं बातें बोल रहा हूं उनको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन को फिर से टफ किया जाएगा। टेल ज्वाइंट जहां पर रहेगा, ठीक है ना, टेल टू टेल ज्वाइंट, वहीं बेसिकली हमको एंगल बताएगा। ठीक है ना, तो दो वेक्टर के बीच में अगर हमको एंगल पता करना है तो उनके टेल को मिला लेना है। पहली चीज़ तो ये है, टेल टू टेल ज्वाइन होगा फॉर गेटिंग एंगल। ठीक है, तो लॉ कह रहा है कि दो वेक्टर अगर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ये हमारा रिजल्टेंट होगा इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से भी और मैग्नीट्यूड के भी हिसाब से। तो देखिए इसी को हमें प्रूफ करना है। ये हमारा क्या है बच्चों? पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम जैसा लग तो नहीं रहा है, लेकिन आप पैरेललोग्राम की तरह बना लीजिएगा इसे, ठीक है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये अगर वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? हमको मैग्नीट्यूड पता करना है किसका? आर का। तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल बच्चों थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए,
पी क्यू एस, ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, पी क्यू का स्क्वायर प्लस, ये हमें नहीं मालूम है, कुछ टी लिख लेते हैं इसको, तो पी एस का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बच्चों बराबर किसके हो जाएगा, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पी क्यू क्या है हमारा, आर है, तो आर स्क्वायर हो गया। पी एस बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये टर्म तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसको एक्स मान लेते हैं, और ये भी टर्म नहीं मालूम है तो इसको वाई मान लेते हैं। तो पी एस कितना हो जाएगा बच्चों, बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली क्यू एस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स और वाई जैसे ही आप निकालोगे आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आप देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें किसी ट्रायंगल में एक साइड और एंगल मालूम हो तो हम रिमेनिंग साइड्स पता कर सकते हैं। तो हमें एक्स पता करना है, ये साइड मालूम है, इसके और इसके बीच में कैसा रिलेशन है बच्चों, कॉस थीटा का, बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाता है, कॉस थीटा। सिमिलरली वाई और ए के बीच में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए कॉस थीटा, यहाँ पर रख देते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, बी प्लस ए कॉस थीटा, और वाई बराबर क्या हो गया, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब सिंपल सा एक्सपेंशन कर देना है आपको एल्जेब्रिक। ये क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखो बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक पास लिख लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं बगल में लिख देता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू, ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। मतलब दो वेक्टर को बच्चों हमें ऐड करना होगा, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी ज्वाइनिंग देयर टेल्स। ये ध्यान में रखना है, टेल टू टेल वो वेक्टर ज्वाइन होने चाहिए। चलिए, तो ये तो बात केवल मैग्नीट्यूड की हुई। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन आप देख रहे हो, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर था, मान लेते हैं ये डायरेक्शन कितना बना लिया, अल्फा, ठीक है ना। डायरेक्शन ये बेसिकली क्या है, एंगल। आपको किसी को डायरेक्शन बताना हो तो आप डायरेक्शन बताओगे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इन्हीं डिग्री के टर्म में बात करोगे, तो ये हमारा एंगल क्या हो गया, डायरेक्शन बता देगा इस वेक्टर का। तो फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो tan अल्फा कैलकुलेट करोगे, तो इसको मैं इधर रब कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या था बच्चों, y, बेस क्या था, b प्लस एक्स, तो tan अल्फा क्या हो गया, y क्या था बच्चों, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गया, ठीक है। सिंपल सा है डेरिवेशन, कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस पे सवाल बनेंगे कैसे, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन तो ठीक है, वैल्यू बेस्ड हो जाएंगे, आप रख देंगे उनको, वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाएगा, अच्छे क्वेश्चन को कैसे आपके साथ क्वेश्चन के साथ खेला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कैसे बुकों में दिया रहता है इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। अपनी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, दो ही फॉर्मूले ही मिले हैं हमें। एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। tan अल्फा बराबर क्या था, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। वेयर थीटा इज अगेन एंगल बिटवीन
टू वेक्टर ज्वाइनिंग देयर टेल्स। तो पहले सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। दो वेक्टर है बच्चों, हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों को जोड़ने पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत सिंपल सी बातें कर रहे हैं हम लोग। तो ये दो वेक्टर कैसे हैं बच्चों, पैरेलल है ना। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। आर बराबर क्या लिख लोगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, √a प्लस b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लगा, इसे बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, मतलब एक बात लॉजिकल सी समझ में आ गई कि अगर किसी बॉडी पे दो वेक्टर या फिर मान लेते हैं दो फोर्स, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपल सा ऐड हो जाएगा। मतलब हमारा जो इधर रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर। क्लियर है। एक और लॉजिकल सी बात है, आप ये भी समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें समझिए, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो नेट फोर्स किधर है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही की तरफ। मतलब ये भी वेक्टर इससे क्या है, पैरेलल है, यानी अल्फा कितना आना चाहिए, 0 डिग्री आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। खैर हम लोग चेक कर लेते हैं कि आता है कि नहीं ऐसा कुछ। तो tan अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, a साइन थीटा, थीटा कितना है बच्चों, 0 डिग्री। नीचे क्या है, b प्लस a कॉस थीटा। अब नीचे वाला टर्म को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। साइन 0 0 होता है तो ओवरऑल पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी अल्फा कितना हो गया बच्चों हमारा, 0 डिग्री। क्लियर है। यानी दो वेक्टर को अगर हम पैरेलली ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और अल्फा का एंगल क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली अब इसमें बताइए, अगर दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर एक दूसरे के उल्टे डायरेक्शन में है, ठीक है ना, डायरेक्शन का अपोजिट है, मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है। मैग्नीट्यूड मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि a का मैग्नीट्यूड b से ज़्यादा है, ठीक है, तब रिजल्टेंट वेक्टर हमारा क्या होगा। तो पहले तो ये समझना है कि इसमें एंगल क्या होगा। डेरिवेशन करते ही समय आपको हमने बताया है कि दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल पता करना हो, उन दोनों वेक्टर का टेल जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये वेक्टर तो हमारा ऐसा बना हुआ है, वेक्टर ए, और वेक्टर बी टेल जोड़ना है ना, तो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है। बस फॉर्मूला आपके सामने है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180, डायरेक्ट लिख दूं, cos 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। ठीक है ना, एंगल कितना था, 180 डिग्री। a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों, a माइनस बी। ठीक है। अब खुद बताओ बच्चों, मान लेते हैं एक कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का फोर्स है। तो नेट फोर्स किधर होगा, इधर की तरफ कितना, 5 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तब भी इधर आएगा, इसमें से ये घटेगा तो इधर ही आएगा। मतलब डायरेक्शन तो पैरेलल ही होना है। इस पे भी करके आप समझ सकते हो, साइन 180, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, फिर ऊपर का टर्म 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अल्फा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये किस लिए बता रहे हैं आपको समय के साथ समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल तो बस सिंपल सी बात है कि दो वेक्टर को सीधे सीधे जोड़ देना है, अगर एक ही डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये जो जनरल केसेस हैं जो आएंगे बार बार, तो बार बार हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करने जाएंगे। ठीक है ना, कोई अच्छा खासा एंगल दिएगा तब सॉल्व किया जाएगा, अगर दो वेक्टर पैरेलल दिखेगा तो सीधे सीधे a प्लस बी लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर दो वेक्टर हमको एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो पहले तो एंगल समझ में आना चाहिए आपको। वेक्टर a ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, एंगल पता करने के लिए वेक्टर b को वेक्टर a के टेल से टेल में मिला देंगे, तो ये एंगल हमें मिल गया। कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, 90 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, तो ये तो खत्म हो गया।
यानी रिजल्टेंट हमारा कितना आ जाएगा, √a² प्लस b²। ठीक है ना, कुछ पाइथागोरस थ्योरम जैसा आपको लग रहा होगा। ठीक है, इसमें अगर अल्फा आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, tan अल्फा a sin थीटा। ठीक है, साइन एंटी की वैल्यू 1, b प्लस a cos थीटा, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, मतलब tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा a/b। क्लियर है। तो ये 3 तरह के हमने एक एग्जांपल ले लिए हैं। बाकी इन तीनों एंगल को छोड़ के और कोई एंगल आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे रख के। ठीक है ना, ये इसलिए आपको बताएंगे इसको फ्रीक्वेंट यूज किया जाएगा। क्लियर है। आइए अब आपको क्वेश्चन देखते हैं कि बनता कैसे है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हर बुकों में मिल जाएंगी, लेकिन जो लॉजिकल बात है उस पर चर्चा कर लेते हैं पहले। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए मुझे आपको वेक्टर से, पर्टिकुलर इस टॉपिक से, पैरेललोग्राम लॉ से ही क्वेश्चन कठिन करना होगा, तो मैं क्वेश्चन कैसे कठिन कर सकता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, वेक्टर की बातें हो रही हैं। तो हमें मालूम है कि स्क्वायर टर्म कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये भी स्क्वायर है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो स्क्वायर करना बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, इजी गोइंग है। 2ab ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर में नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव होगा नहीं, मतलब इसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने में, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। जो भी दिक्कत आ सकती है ना, ये थीटा की वजह से आ सकती है। अब ये थीटा को जिस तरह से आपसे छुपा लिया जाए, मिसगाइड कर लिया जाए, इवन आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा स्टेटमेंट वगैरह दे कि आप लॉजिकली वहाँ तक ना पहुँचे। अच्छे जो सवाल बनते हैं उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक है, थीटा को जैसे भी मैं छुपाऊँ, ये मेरा काम है। आपको बस पकड़ना है कि हाँ सर ने यही, इसीलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, कि आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटके नहीं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है कि वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा है कि नहीं। पहला तो थीटा वहाँ से छुपाया जा सकता है। ठीक है, बाकी मैं स्टेटमेंट दे के भी छुपा सकता हूँ, फिगर बना के भी छुपा सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कैसे। एक बच्चों वेक्टर हमको दिया है ऐसे, ठीक है, दूसरा वेक्टर दिया है बच्चों ऐसे। इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड है 3। ठीक है ना, मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिख दिया हूँ। इसके बीच में एंगल दिया बच्चों 120 डिग्री। ठीक है, हमें रिजल्टेंट वेक्टर बताना है। तो अब तो देखते ही अब समझ गए होंगे कि सर थीटा कठिन करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो ये वेक्टर टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए। ये तो टेल टू टेल नहीं जुड़ा है ना, इसके हेड से इसका टेल जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर अपने से खुद पैरेलली शिफ्ट हो सकता है। यानी इस वेक्टर को उठा के आगे बना लिए ऐसे, देख रहे हो। अब जैसे ही आगे बना लिए तो ये टेल टू टेल जुड़ गया, हमको ये एंगल मिल गया। कितना है, 60 डिग्री। बात समझ में आई। तो बस अब क्या करना था आपको, फॉर्मूला आपको मालूम है, a² दैट इज 3², b² भी कितना हो गया 3² प्लस 2ab 2 × 3²। cos 60 की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r कितना आ गया √3 3√3। ठीक है, तो पहला तो फिगर के हिसाब से मैंने कोशिश किया चेक करने की कि आप थीटा को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन को देख के ये नहीं समझ पाएंगे थीटा 120 डिग्री नहीं होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअल एरर है। तो डेरिवेशन को फिर से ध्यान से सुनिएगा, दोनों वेक्टर के टेल टू टेल ज्वाइन होने बहुत जरूरी। आइए दूसरे क्वेश्चन को फिर समझते हैं। ये वेक्टर बच्चों कुछ ले लेते हैं डेटा 5, ये वेक्टर है 5। ठीक है ना, इसका नाम दे देते हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसके बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है बच्चों, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है ना, इसका हमको मैग्नीट्यूड बताना। क्लियर है। तो इसमें भी देखोगे बच्चों, ध्यान से सोचने की कोशिश करोगे ना, तो इसमें भी फिर थीटा के साथ आपके साथ खेला गया।
आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन निकालने के लिए सीधा नहीं पूछा है। और एक चीज़ ये भी दिमाग में रखना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसा कुछ होता नहीं है वेक्टर में, बेसिकली एडिशन होता है। ठीक है, किसी वेक्टर के ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है कि अपोजिट वेक्टर होगा। मतलब हमारा देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वेक्टर हमारा क्या है बच्चों, बी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर है, तो ये इधर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, बात समझ में आ रही है। यानी हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ए वेक्टर, यानी हम इनको जोड़ ही रहे हैं। माइनस ए वेक्टर इज ए वेक्टर अपोजिट टू वेक्टर ए, यानी ये एंगल हमको दिया था कितना बच्चों, 60 डिग्री। लेकिन ए प्लस बी तो पूछा नहीं है हमसे, क्या पूछा है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब वेक्टर बी और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 120 डिग्री। मैग्नीट्यूड आपका गिवन है, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लगा लोगे रिजल्टेंट का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 120 की वैल्यू बच्चों होती है -1/2, ठीक है। अगर आपको थीटा वगैरह एंगल नहीं मालूम है तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने लेक्चर बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना, एक ही वीडियो है, सफिशिएंट है, 2 घंटे का है, उसमें पूरी वो बेसिक मैथमेटिक्स लग जाएंगी जो आपको फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है ना, उससे हमारा फिजिक्स का काम हो जाएगा। तो इस 2 से 2 ये कटा लेंगे, -5 से 5 कट जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 5। बात समझ में आई। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को मुझे और थोड़ा घुमा के देना होता, एक ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन बहुत डिफरेंट नहीं है, सेम क्वेश्चन है, इसके प्रीवियस वाला भी क्वेश्चन सिमिलर ही था। अगर बच्चों मैं कहूँ कि ये रस्सी है हमारी, ठीक है ना, और इस पॉइंट से ये रस्सी फिक्स की गई है, और यहाँ पे कोई बॉब इसके साथ अटैच्ड है, तो इस रस्सी को मैंने बच्चों थीटा एंगल पे घुमा दिया, ठीक है ना। पहले यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया, ये यहाँ पे चला गया। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, मेंस वगैरह में आ चुके हैं, हाँ ये बात अलग है, बहुत पहले आए हैं, लेकिन पहले हों चाहे बात अब के हों, कंसेप्ट तो वही है। ये देखो बच्चों, मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है L, और इसका भी लेंथ क्या है L, ठीक है ना। तो पहले तो पार्टिकल यहाँ पे था, अब कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ध्यान से आप एनालिसिस करना। पहला क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट फिगर बना के दिया था कि फिगर से आप पकड़ पाते हो कि नहीं थीटा को, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके लिखा था कि आपको वेक्टर के डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अपोजिट वेक्टर का यूज क्या है, ये क्या केवल उसका यूज डेफिनेशन ही में है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वेक्टर में खास तौर से उसका यूज होता है। तीसरा क्वेश्चन में जो अभी बना रहा हूँ वो क्या है, स्टेटमेंट इसमें मैंने डाल दिया। अगर बच्चे इस स्टेटमेंट को कैजुअली ले लिए तब तो आंसर उनका ऐसे भी नहीं आना, ठीक है। कह देंगे कि इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, तो L में से L घटा देंगे, 0 आ जाएगा, बिना मतलब जैसा सॉल्यूशन हो जाएगा। वेक्टर है तो प्रॉपर एनालिसिस करना। चेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, चेंज मतलब क्या होता है, y2 - y1, x2 - x1, v फाइनल - v इनिशियल, चेंज यही होता है ना। अगर 2 आदमी हैं, कोई 2 पर्सन है, उनकी हाइट h1 और h2 है, ठीक है ना। मान लेते हैं एक की हाइट 165 सेंटीमीटर है, एक की हाइट 185 सेंटीमीटर है, तो मैं कहूँ कि उनकी हाइट में चेंज कितना है, तो आप क्या कर लोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लोगे, ठीक है, मतलब 20 सेंटीमीटर चेंज आ गया। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझना है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर पूछ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा पोजीशन ए है और ये पोजीशन क्या है, बी है, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, चेंज का मतलब तो यही होता है ना। पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे चला गया, तो कितना चेंज हुआ, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। बात समझ में आई। तो देखो स्टेटमेंट को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव इतना ही था कि स्टेटमेंट को हल्के में नहीं लेना, ठीक है ना। आप आराम से एक सवाल पे
अभी स्टार्टिंग हो रही है वेक्टर की, तो बहुत जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है ना। धैर्य के साथ एक एक क्वेश्चन पढ़िए और कोशिश करिए क्वेश्चन एक अटैम्प्ट में लगे। अगर एक अटैम्प्ट में लग रहा है मतलब आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़े हैं, ठीक से समझें और ठीक से अप्लाई किए, ठीक है, कहीं गाड़ी भागी नहीं जा रही है। तो देखो बच्चों, फिर ये क्वेश्चन वैसा ही सिमिलर हो गया। ये वेक्टर ए था हमारा बच्चों, ठीक है ना, जिसका लेंथ एल है। ए पोजीशन ये है ना, बी वाला पोजीशन ये था, लेंथ एल है। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना है, तो ये वेक्टर ए है अगर, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, ये होगा। समझ में आई बात। तो इस यानी हमको ये तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको डॉटेड ऐसे बना लेते हैं। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर माइनस है, तो ये एंगल 60 डिग्री अगर है तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, 120 डिग्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आप कर लोगे। अब तो क्वेश्चन कुछ है नहीं, रिजल्टेंट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज एल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एल स्क्वायर कॉस 120 वैल्यू -1/2। 2 से 2 कट गया, माइनस एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। चेंज कितना आया बच्चों, आर इक्वल टू एल, ठीक है। अब एक ध्यान रखने वाली बात है इसमें, अल्फ़ा हमने नहीं निकाला, ठीक है ना, क्योंकि अल्फ़ा आप फॉर्मूले पर रख दोगे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें निकाल लेते हैं, फिर कुछ उससे चीज़ें हम लोग समझ लेंगे। tan अल्फ़ा अगर निकालेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए तो हमारा एल है, साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, साइन 90 प्लस 30 इज कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ठीक है। नीचे क्या था बच्चों हमारा, b प्लस ए कॉस थीटा, b भी एल है, ठीक है। और कॉस 120 कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस साइन, यानी ये तो -l/2 हो जाएगा, ठीक है। तो l में से l/2 घटाएंगे तो l/2 बचेगा, तो 2 से 2 कट गया, l से l कट गया, मतलब कितना आ गया बच्चों, √3। तो अल्फ़ा कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये आप खुद से भी निकाल लेते, कोई बहुत टफ नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाना ये चाहता था कि अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, एल है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, एल है, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो अल्फ़ा जो होगा वो हमेशा, जो डायगोनल वाला एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या करेगा, बाइसेक्ट करके बनेगा 60 डिग्री। एंगल कितना है, 120 डिग्री, तो अल्फ़ा क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें मैग्नीट्यूड सेम हो, तो अल्फ़ा निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी थीटा दिया है आप क्या कर लेना, उनको आधा कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन थी जिनको आपको ध्यान में रखना था। आइए एक आध दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आप दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 9, क्लियर है, और एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3, ठीक। और रिजल्टेंट के लिए हमको ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, देखो ध्यान से। ऑप्शन है 2, 4, 6, 7, 9, 12, 16, 20, ऐसे बहुत सारे, कुछ जो आपकी इच्छा करे लिख सकते हो। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड आया है हमारा, कौन से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पॉसिबल है, मतलब हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही, मैं कह रहा हूँ कौन कौन से पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सवाल क्यों बनाया गया, आप खुद सोचो। मैंने वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, फिर आपसे क्या छुपा लिया, थीटा, ठीक है ना। थीटा आपको मालूम नहीं, थीटा नहीं मालूम है तो अलग अलग थीटा होगा तो रिजल्टेंट अलग अलग आ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। थीटा अगर 0 डिग्री रख लेते तो जुड़ जाता, 12 आ जाता, ठीक है। 90 डिग्री होता तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में कर लेते। तो इसमें कैसे आंसर निकालेंगे, तो इसके भी अगर अंदर आप जाओगे तो खुद से सोचोगे कि रिजल्टेंट तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। ये टर्म तो पॉजिटिव रहना, इसको पॉजिटिव रहना, ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि
नेगेटिव साइन वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये तो पॉजिटिव होगा। सारा खेल किसका है? कॉस थीटा का है। यानी कॉस थीटा ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा तो ये कम होगा। अब कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है? ठीक है, तो ध्यान से देखो, कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है ना। अभी तक तो फंक्शन वगैरह कुछ पढ़ लिए होगे, नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉस 0 है, ये वैल्यू क्या है बच्चों? 1। और कॉस पाई पे वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। यानी कॉस का रेंज ही क्या है हमारा? -1 से 1। कॉस की औकात ही इतनी है, -1 से 1 तक। इससे ना ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है। जो भी कॉस का आप कोई भी एंगल ले लो, -1 से 1 के बीच ही में रहना। यानी कॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों? 1। तो कॉस थीटा 0 पे क्या हो गया? 1 जैसे ही हो जाएगा तो आप देख सकते हो कि आर मैक्सिमम, ठीक है ना, क्योंकि कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ पे? 1 पे। तो आर मैक्सिमम क्या हो गया? a प्लस बी। ठीक है ना, ये अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे, लेकिन आप ये शायद नहीं सोच पाए होगे कि a प्लस बी जो वेक्टर आया है क्या वही मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हाँ, जो बच्चे पहले से पढ़ लिए होंगे वो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी पढ़ रहे हैं वो शायद ये ना सोच पाए हों कि a प्लस बी ही हमारी मैक्सिमम वैल्यू थी। ठीक है, यानी किसी वेक्टर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? a प्लस बी। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और मिनिमम क्या आ सकता है? जब कॉस थीटा मिनिमम हो तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1। -1 जैसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा? आर मिनिमम कितना हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी। ठीक है ना, जब थीटा 180 डिग्री होता है तो मतलब ये पैरेलल वेक्टर का कंडीशन है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाला कंडीशन है। यानी एक चीज़ पता चल गई कि जो भी रिजल्टेंट आता वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ही में होता है, इंक्लूडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देख लेते हैं, 9 में 3 जोड़ते बच्चों कितना जाता? 12। यानी 12 तक तो आंसर होता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 9 में से 3 घटा लो, ये कितना हो जाएगा? 9 - 3 = 6। मतलब 6 हो सकता है, 6 से ऊपर हो सकता है, अब इसके नीचे नहीं हो सकता। यानी आपके आंसर क्या हो गए बच्चों? 6, 7, 9 12। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए 9 आ रहा हो, किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए 7 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, 12 आ रहा हो, ये इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर पूछ दे कि 9 किसके लिए आ रहा होगा तो रख देना रिजल्टेंट की वैल्यू 9 यहाँ पर रख देना, ए बी आपको मालूम है, थीटा वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन कराए हैं जिससे आपको वेक्टर को जोड़ने में मदद मिले, साथ ही साथ आपका कंसेप्ट बने। ठीक है ना, मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ जिसमें डेटा बेस्ड है रख दो और सॉल्यूशन बस आ गया। ठीक है ना, हो सकता है कि इतने सारे चीज़ें आपको पहले से मालूम हो, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी ये बनाया हूँ जिनको वेक्टर में दिक्कतें हैं। ठीक है, मुझे भी जब मैं स्टार्ट किया होऊंगा ये पढ़ना तो कहीं ना कहीं वेक्टर में फंसा होऊंगा, और इसी तरीके से फंसा हूँ, इसीलिए मुझे ये याद है कि अच्छा ये गलतियाँ मैं करता था, ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो बच्चों ये तो डिस्कशन हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हमारा बनेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे। ठीक है, आप इस पे अब क्वेश्चन जितनी इच्छा हो प्रैक्टिस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जाते जाते एक क्वेश्चन आपको फिर करा देता हूँ, देखता हूँ कि क्या आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, याद आ गया तो करा देता हूँ, हालांकि वो मैं क्वेश्चन कराया हूँ, फिर भी मैं आपको देखता हूँ कि कर पाते हो कि नहीं। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि 2 वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है ना, वेक्टर ए, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड क्यू एंड रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर
P एंड Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, ठीक है ना, आइदर वेक्टर। देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। P और Q के बीच में हमको एंगल पता करना है बच्चों, ठीक है ना। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, आपकी जो भी साइड बुक हो और जो भी बुक आप प्रेफर करते हो। तो ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो वेक्टर बच्चों हमको मालूम है, वेक्टर P और वेक्टर Q, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर R मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों में से किसी एक के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। आइदर ऑफ टू वेक्टर, मतलब इसके बराबर भी हो सकता है, इसके भी बराबर हो सकता है। तो ये खुद सोचो, ये जब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये मतलब इसके बराबर है। तो क्वेश्चन ऐसा वो घुमा के पूछता है, यानी आपको समझ जाना है कि वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R, इन सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि P और Q के बीच में एंगल कितना होगा। तो अभी हमने आपको क्वेश्चन कराया था, ध्यान से सोचो, वो लेंथ वाला क्वेश्चन जिसमें बॉब को, जिसका लेंथ L था, फिर 60 डिग्री पे घुमाया था, चेंज पूछा था। तो वेक्टर का लेंथ L था, 60 डिग्री घुमाने पे भी L हुआ और उसका रिजल्टेंट भी L आया था। उसमें एंगल कितना था, 120 डिग्री, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। खैर आपको लॉजिकली सॉल्व करना होगा तो आप कर सकते हो, लॉजिकली तो कर ही सकते हो। आंसर कितना होगा, 120 डिग्री। फिजिक्स के नियम लगाए करने हैं तो नियम लगा लेते हैं। यहाँ पे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे ना नियम के हिसाब से। अब हमें मालूम है क्या कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो मैं इसको x मान लेता हूँ, तो ये भी x ही हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, x स्क्वायर ये कितना हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, कितना आ गया, 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो थीटा किस वैल्यू के लिए माइनस 1/2 होती है, 120 डिग्री, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन हमने ऐसा लिया हुआ था। तो कहने का मतलब है आपको कोई स्टेटमेंट भी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। बहादुरी इसमें नहीं है आप क्वेश्चन कितना जल्दी लगा ले रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। और तब नहीं लग रहा है तब आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरा कंसेप्ट अभी भी छूटा हुआ है। फिर से प्रैक्टिस करिएगा, फिर से मेहनत करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग मिलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।